हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे जो कि 18 से लेकर 24 जून 2023 के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी आप एग्जाम दे रहे हैं, आप सबको पता है कि करंट अफेयर कितनी इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए। तो आप ध्यान से सुनिएगा, पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। ऑल्दो आपके पास शीट्स भी होंगी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बल्कि आप उल्टा ये लेकर बैठिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए। जो भी इंपॉर्टेंट है वो ऐड करेंगे साथ में, ठीक है, उसको टिक कर लेंगे और साथ ही साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आप लिख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला करंट अफेयर जिसके बारे में बात की जाती है, कहता है नीति आयोग। अब यहीं से पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं, ठीक है, अपना यहीं से पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है नीति आयोग से। देखिए भाई, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, पहला क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो आप कमेंट में बताएंगे कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। वैसे मैं भी आपको बता देती हूँ, इसका आता है नेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, आपको याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्वेश्चन आपको पहला याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। नीति आयोग की फुल फॉर्म आती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। इसने किसे सक्सीड करा था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब नीति आयोग से पहले भी कोई बॉडी यहां पर काम कर रही थी जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। आप सबने सुना होगा, ठीक है, प्लानिंग कमीशन। इस प्लानिंग कमीशन को किसने सक्सीड करा था, तो आपको याद रखना है किसने सक्सीड करा था, नीति आयोग ने। किसने करा था, नीति आयोग ने, जिसमें 5 ईयर प्लान थे। आप सबने पढ़े होंगे, पंचवर्षीय योजनाएं जिसमें चला करती थी, उसी के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो याद रखना है आपको नीति आयोग पहला, ठीक है। चलिए अब इसके साथ करंट अफेयर देखते हैं क्या कहता है। कहता है नीति आयोग और यूनाइटेड नेशंस ने क्या साइन करा है, देखो साइन करा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉपरेशन फ्रेमवर्क। समझिए, अभी हम एडवांस होते जा रहे हैं, हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल मतलब सस्टेनेबिलिटी का, तो सस्टेनेबल की अगर आप डेफिनेशन को देखें तो वो ये कहती है कि रिसोर्सेस को इस प्रकार से यूज करना कि मैं और आप और आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी इसको प्रॉपर तरीके से यूज कर पाए, ठीक है। तो समझेंगे आप इसको। तो कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉपरेशन फ्रेमवर्क को साइन करा है। 2023 से लेकर कब तक का है ये, 2027 तक, याद रखेंगे आप यहाँ पे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब यहाँ पे इसी की फुल फॉर्म है आपके पास, UNSDCF, यही लिखा हुआ है। वो साइंड बिटवीन द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज नीति आयोग, और यूनाइटेड नेशन ऑफिस इन इंडिया। अब यहाँ पे समझिएगा एक बात को, देखिए नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, तो हम सबको पता है कि जैसे प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन जो भी प्रधानमंत्री उस समय पे होगा वही उसका चेयरमैन होगा, ठीक वैसे ही नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, तो हमें याद रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। आगे कहता है इट वाज साइंड बाय द सीईओ, ध्यान रखेंगे सीईओ कौन, VBR सुब्रमण्यम, ध्यान रखना है सीईओ मतलब ये चेयरमैन है तो कोई वाइस चेयरमैन भी होगा, और उसके एक और नीचे अगर हम देखें तो सीईओ होगा, उन्होंने साइन करा है। एंड शॉम्बी सार्प जो कि कौन है, US रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर हैं, इन्होंने, इनके बीच में साइन हुआ है, ठीक है। तो याद रखिए किस किस के बीच में, तो सुब्रमण्यम, ऐसे याद रखो, सुब्र और शॉम्पी के बीच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर एक क्या साइन हुआ, यहाँ पे एक फ्रेमवर्क को साइन किया गया है। कहता है नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, तो मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है वही क्या होता है हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, इसके चेयरमैन होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अभी वाइस चेयरमैन कौन है, तो आपको याद रखना है कौन है, सुमन बेरी, आपने इनका नाम सुना होगा, ठीक है, क्या नाम है इनका, सुमन बेरी। तो आपको यहां पर कंफ्यूजन नहीं रखनी है। तो हमारी किस बॉडी ने ये साइन करा है, तो इसका नाम क्या है, नीति आयोग, याद रखेंगे आप। और किसके साथ साइन करा है, यूनाइटेड नेशंस के साथ करा है। और किस चीज पे करा है, तो याद रखेंगे आप, क्या बोला मैंने अभी आपको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे करा है, ठीक है। चलिए, तो ये थी आपके पास पहली न्यूज जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। तो चलते हैं आगे, इसके बाद आगे बात करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और, यहां से एक क्वेश्चन मुझे और बताना है आपने कि नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहां पर है, फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया 1 जनवरी 2015। और आप में से अगर इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ते हैं तो आप मुझे बताएंगे
कि जब नीति आयोग चलता है अपने पास, ठीक है, तो नीति आयोग से पहले तो प्लानिंग कमीशन था। तो लास्ट 5 ईयर प्लानिंग कमीशन कौन सा चल रहा था, मतलब सॉरी लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा चल रहा था, जिसके बीच में इसे मतलब उसे रोका नहीं गया था, उसे चलने दिया गया और क्या लाया गया यहाँ पे, नीति आयोग लाया गया। ठीक है, तो आप ये मुझे बताएंगे साथ साथ में इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सेकेंड वाली पे। सेकेंड कहता है यहाँ पे दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप फॉर इंडियन डेयरी इंडस्ट्री। तो इंडिया की जो डेयरी इंडस्ट्री है उसे प्रमोट करने के लिए, उसे और बढ़ाने के लिए, उसे और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए क्या एक ऐप बनाई गई है। उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है, दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब दुग्ध आपको वैसे भी याद रहेगा, दुग्ध किसे कहा जाता है, दूध को ही कहा जाता है, तो आप वहां पे टिक कर लेंगे। कहते हैं यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, जो कि जिनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, अनवेल्ड द दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप और मिल्क कलेक्शन पार्टनर मोबाइल ऐप फ्रॉम मसूरी उत्तराखंड फॉर द इंडियन डेयरी इंडस्ट्री। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कहाँ से किया गया है इसको, तो आप याद रखेंगे कहाँ से किया गया है, मसूरी से इसे क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, अब एक और पॉइंट कहता है, अब इस ऐप को डिजाइन किसने करा है, डिजाइन और डेवलप करने वाले कौन थे, तो दैट इज जयपुर राजस्थान बेस्ड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, जो कि एक मिनी रतन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, चलिए अब यहां से 4-5 क्वेश्चन निकाल लेते हैं पेपर के लिए और रिवीजन भी हो जाएगा जो स्टैटिक जीके पढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड का पुराना नाम याद रखने के लिए क्या है वहां पर भाई, उत्तरांचल। ठीक है, किसका पार्ट हुआ करता था, तो ये तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का। किसका पार्ट हुआ करता था, उत्तर प्रदेश का। उत्तराखंड में ही हमारे इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क था, जिसका नाम था हिमालयन नेशनल पार्क, सॉरी हेले नेशनल पार्क, जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और आपको याद रखना है कि इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही प्रोजेक्ट टाइगर को इनिशिएट किया गया था। किसे इनिशिएट किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर को इनिशिएट किया गया था। और कब किया गया था, तो दैट इज 1973 का समय था। कब का समय था, 1973 का समय था ये। ठीक है, दूसरी बात, उत्तराखंड के साथ एक और क्वेश्चन, यहां पे एक इंडिया का हाईएस्ट डैम है, दैट इज टिहरी डैम। और अगर हम टिहरी डैम की बात करें तो ये कौन सी रिवर पर है, तो आपको याद रखना है भागीरथी नदी पर है कौन सा डैम, टिहरी डैम। भूलेंगे नहीं आप, भागीरथी नदी के ऊपर कौन सा डैम है, टिहरी डैम है। ठीक है, मसूरी एक बहुत फेमस हिल स्टेशन है। और जो बच्चे एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है कि लैंसडाउन है, ये हिल स्टेशन कहाँ पर है, और कल को ये एसएससी में भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है लैंसडाउन हिल स्टेशन भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड से एक न्यूज़ आई थी अभी कुछ टाइम पहले कि एक लड़की जो है वो एक दिन के लिए वहाँ पे सीएम बनी थी, है ना, ऐसा कुछ था कि वो सीएम बनी थी कुछ टाइम के लिए। आप मुझे उनका नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, चलिए तो ये हो गई आपके पास कौन सी वाली न्यूज़, यहाँ पे सेकेंड वाली। ठीक है, याद रखना है आपको। और जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि राजस्थान की अगर हम कैपिटल की बात करें तो डाटस क्या आ जाएगी आपके पास, जयपुर। और जयपुर को किस नाम से जाना जाता है भाई, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है यहां से पेपर में, दैट इज दिलवारा टेम्पल। ठीक है, अगर आप सबको पता हो तो दिलवारा टेम्पल भी कहां पर एसोसिएटेड है, राजस्थान से एसोसिएटेड है। एंड दिलवारा टेम्पल किस धर्म से एसोसिएटेड है, तो दैट इज जैनिज्म। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ध्यान रखेंगे आप। दिलवारा टेम्पल जो है वो किस धर्म से एसोसिएटेड है, तो आप याद रखेंगे जैनिज्म से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास कौन सी वाली न्यूज़, 2 कंप्लीट होती हैं आपके पास। अब हम थर्ड वाली पे चलते हैं। ठीक है, चलिए कहता है पैनल टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन आर्बिट्रेशन लॉ। अब समझना है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, मतलब मेरा और आपका अगर विवाद हो जाए तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, पर कहाँ ना जाकर कोर्ट के बाहर ही, या कोर्ट पे ना जाकर उसके बाहर ही इस चीज को सॉल्व कर लेने को आप क्या कहते हो, आर्बिट्रेशन कहते हो। देखो क्या कहता है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इन्होंने 6 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, जिसके चेयरमैन कौन है, टीके विश्वनाथन।
ताकि जो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट है 1996 का, इसको क्या किया जा सके, इस पे कुछ चेंजेस या रिफॉर्म्स लाए जा सके। आर्बिट्रेशन एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड के अंदर आता है, जिसमें मैं और आप कोर्ट को ना अप्रोच करते हुए अपनी चीजों को क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो अंडर आर्बिट्रेशन द पार्टीज कंस्टेड इंस्टेड ऑफ कोर्ट अप्रोचिंग कोर्ट ऑप्ट फॉर प्राइवेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थ्रू आर्बिट्रेटर्स एंड द डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रेटर्स इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज लाइक द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। अब ऐसा नहीं है कि हमने बिचौलियों को बुलाया और मेरा और आपका झगड़ा सॉल्व हो गया, फिर हम कह रहे हैं नहीं नहीं अभी हम कोर्ट भी जाना है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आपको यहां पर मैटर को सॉल्व करना ही होगा। ठीक है, चलिए, तो इनका डिसीजन आपको क्या मानना पड़ेगा, यहां पर फाइनल मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहां से क्वेश्चन और निकाल लेते हैं। कोर्ट्स की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में हायरार्की क्या है, सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे क्या आती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपको याद रखना है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसका पुराना नाम हमारे पास क्या आता है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, आप सबको पता होगा। और पहला सुप्रीम कोर्ट जो है वो वैसे तो कंपनी रूल में खुला था, और वो कहाँ पर खुला था, 1774 में खुला था, और कहाँ खुला था, कैलकाटा में। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कैलकाटा, उसका नाम था सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा, वो कहाँ खोला गया था, कैलकाटा में ही, और 1774 में उसे ओपन किया गया था। हाई कोर्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट अभी अपने पास कितने हैं, 25 हैं, ये आप याद रखेंगे। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को ही सब ऑर्डिनेट कोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट भी कहते हैं, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आता है हमारे पास, अगली आती है पीएम नरेंद्र मोदी पेन्स सॉन्ग एबंडेंस ऑफ मिलेट्स विद ग्रामी विनर फालू। ठीक है, अब देखिए एक ग्रामी अवार्ड मिला है। ठीक है, आप सबको पता होगा ग्रामी म्यूजिक में मिलता है, तो ग्रामी अवार्ड विनर हैं जिनका नाम क्या है, फाल्गुनी शाह। ठीक है, जिन्हें फालू के नाम से भी जाना जाता है। इनको ग्रामी मिला तो इनको ट्वीट किया गया किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इन्हें फिर उसके बाद बुलाया गया कि आप दिल्ली आइए और हम वहाँ पर क्या करेंगे, एक गाना कंपोज, पहले दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली मिलती हैं ये इनसे, वो इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, और उसके बाद किसके लिए, मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए, उसके बेनिफिट्स को प्रमोट करने के लिए, ताकि वर्ल्ड हंगर को खत्म किया जा सके या कम किया जा सके, इसके लिए एक गाना वहां पर बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखना है अपने प्रधानमंत्री जी ने किसके साथ कोलैबोरेशन करा है, यहाँ पे फाल्गुनी शाह के साथ कोलैबोरेट करा है। किसके ऊपर जोर देने के लिए, मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए। और जब भी हम मिलेट्स की बात करते हैं तो हमें याद रखना है ज्वार, ठीक है, बाजरा, और क्या आता है इसके अंदर, रागी। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि ज्वार बाजरा रागी, तो आप टिक करेंगे वहां पर मिलेट्स आएंगे। ठीक है, कहता है अ सिंगल ट्रैक अबंडेंस इन मिलेट विच वाज परफॉर्म्ड बाय फालू अलोंग विद हर हस्बैंड सिंगर, जिनका नाम क्या है, गौरव शाह। ठीक है, तो आपको याद यहाँ पर रखना है। हो गया आपके पास ये वाला भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आता है हमारे पास यहाँ पे अगली जो न्यूज़ है वो हमारे पास क्या आती है यहाँ पे, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश फाइनलाइज्ड द ड्राफ्ट ऑफ अ ट्राइपार्टाइट पावर ट्रेड एग्रीमेंट। तो तीन देशों के बीच में जो है वो क्या हुआ, यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ है, ट्राइपार्टाइट मतलब तीन के बीच में। ठीक है, क्या कहता है ये द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव, किस चीज़ को बढ़ाने के लिए है ये, तो पावर ट्रेड, मतलब कहने का मतलब है ट्रेड एग्रीमेंट को पावर करने के लिए है। और बात करें ताकि और कनेक्टिविटी बढ़ सके किसमें, हमारे पड़ोसी देशों के बीच में। द एग्रीमेंट वुड इनेबल नेपाल एंड बांग्लादेश टू सेंड सरप्लस पावर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर द इंडियन ग्रिड, जो कि अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है किसके बीच में, बांग्लादेश और किसके साथ है, हमारी ये नेपाल के साथ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से एक दो क्वेश्चन और निकालते हैं। नेपाल के साथ हम एक ऑलरेडी ट्रीटी कर चुके थे जिसका नाम आपको पता होगा, ट्रीटी ऑफ सगौली। ठीक है, ये पेपरों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 1816 में, तो 1816 सॉरी 61 नहीं होगा ये, 61 सॉरी गलत हो गया, 16 लिखेंगे आप ये। 1816 में कौन सी ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सगौली, किस किस के बीच में, नेपाल और किसके बीच में हुई थी, ब्रिटिश इंडिया के बीच में। याद रखना है आपको कि 1816 का टाइम हम पढ़ रहे हैं और उस समय इंडिया में कौन थे, यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। और नेपाल की बात करें तो किस किस के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, आप मुझे बताएंगे। और सबको पता ही होगा कि बांग्लादेश के साथ हम सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, दैट इज 4096.7 किलोमीटर का बॉर्डर हम किसके साथ शेयर करते हैं, ये शेयर करते हैं हम बांग्लादेश
देश के साथ। बांग्लादेश के एंड पे ही सुंदरबन डेल्टा है एंड दैट इज फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर, दैट इज फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, अगर हमसे पूछा जाए नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ पर आ जाएगा पुष्पा कमल दहल, ठीक है, आ जाएंगे पुष्पा कमल, याद रख लो, इतना काफ़ी है। और अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में, तो शेख हसीना जी क्या आती हैं, इसकी आती है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, याद रखेंगे आप। अगला आता है अगली करंट अफेयर, कहता है यूरोपियन एसे प्राइज, ठीक है। अब यूरोपियन एसे प्राइज मिला है किसको, देखते हैं। इंडियन राइटर हैं जिनका नाम है अरुंधति रॉय, वॉज अवॉर्डेड द 45th यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट बाय द चार्ल्स वेलन फाउंडेशन। अब ये याद रखने वाला हो गया आपके पास कि किस फाउंडेशन ने दिया है, फॉर द फ्रेंच ट्रांसलेशन ऑफ अ कंपाइलेशन ऑफ एसे टाइटल्ड आज़ादी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने किस चीज़ को ट्रांसलेट करा है फ्रेंच में, तो आज़ादी को करा है ट्रांसलेट, याद रखेंगे आप। और अरुंधति की पहली नोवेल थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, वॉन द बुकर प्राइज, इसको बुकर प्राइज मिला था 1997 का। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, माई सिडिशियस हर्ट, ये भी किसकी बुक्स हैं, अरुंधति रॉय की किताबें आती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो गई हमारे पास। अगला आता है भारत मेटा, इंडियाज मेटावर्सेस, ठीक है। अब समझ लेते हैं इसको। हम सबको पता है कि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बहुत ज़ोरों शोरों से बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसी का एक और पहलू है ये हमारे पास, समझते हैं। कहता है भारत मेटा, इंडियाज मेटावर्सेस, कहता है किया AI एन इंडियन बेस्ड कंपनी है ये, स्पेशलाइजिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, कि जैसे हम रोबोट मूवी देखते हैं, ठीक है, तो रोबोट मूवी में जो रोबो है हमारे पास, वो क्या है, एक एग्जाम्पल ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। वो ह्यूमन बॉडी नहीं है, पर वो काम किसकी तरह कर रहा है, पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी की तरह काम कर रहा है। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल ले सकते हैं। एलेक्सा हो गई हमारे पास, सीरी हो गई, ठीक है, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कर रहे हैं हमारे लिए। तो कहता है यहाँ पे एंड emerging technology solution showcased its version of the meta courses, जिसका नाम क्या होगा यहाँ पर, भारत मेटा। वाइवाटेक कहाँ पर हुआ है ये, तो पेरिस में हुआ है, और कब हुआ है, 2023 में, ठीक है, याद रखेंगे। कहता है मेटावर्सेस रेफर्स टू अ मल्टी डायमेंशनल डिजिटल स्पेस दैट एम्प्लॉयज वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल मतलब मैं और आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हैं, बट स्टिल वी आर कंसिडर्ड एज कि हम वहाँ पर प्रेजेंट हैं, इस तरीके से। एंड रियलिटी टू प्रोवाइड लाइफ लाइक एक्सपीरियंसेस टू यूजर्स ऑनलाइन, ठीक है। जैसे आप वर्चुअल मीटिंग को देखते हैं, वैसे ही वर्चुअल एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड है ये पूरा का पूरा, जिसमें मेरे और आप जैसे कुछ लोग बनाए जाएंगे जो ख़त्म भी हो चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिसकी डेथ भी हो चुकी है, वो भी वहाँ पर बनाए जाएंगे और वहाँ पर वो आएंगे, ठीक है। आएंगे बोलने का मतलब है वो बनाए जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसको भी आगे आता है बिहू कुह फेस्टिवल। अब देखो, एक आपने कन्फ्यूजन नहीं रखनी है, एक तो फेस्टिवल बिहू है जो कि असम का है, तो वो एक अलग है, और आप जो पढ़ रहे हैं वो बिहू है, ठीक है। तो याद रखेंगे टांगसा द ट्रेडिशनल ट्राइबल कम्युनिटी। अब पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि फेस्टिवल ही पूछेगा आपसे, वो ये भी पूछ लेगा कि टांगसा ट्रेडिशनल ट्राइब कम्युनिटी ट्राइब कहाँ की है, तो आपको याद रखना है कहाँ की है ये, अरुणाचल प्रदेश की। और इसने एक एनुअल फेस्टिवल मनाया है जिसका नाम क्या है, बिहू कुह, और ये कब मनाया है, जून 2023 में। कहता है बिहू कुह ट्रांसलेटिंग टू पेडी ट्रांसप्लांटेशन फेस्टिवल। धान लगाने के दो तरीके होते हैं अगर हम यूजुअली देखें तो। एक तो वो तरीका है जिसमें मैं और आप खेतों पे गए और हमने बीज डाल दिया, और एक होता है कि उसको एक थोड़े समय के लिए पानी में लगाना, और लगाने के बाद उसको प्लांट बाय प्लांट निकालकर उसे लगाना, ठीक है। इस तरीके से उसे कहते हैं पैडी ट्रांसप्लांटेशन। और जब भी हम पैडी की बात करते हैं, ये कौन सी खरीफ सीजन के अंदर, कौन से क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर आता है, तो आपको याद रखना है खरीफ सीजन के अंदर आता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल आपके पास क्या आती है, ईटानगर आती है, याद रखेंगे आप। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है, ठीक है। हम सबको पता है लैंड ऑफ क्या कहा जाता है इसे, राइजिंग सन। और वर्ल्ड में कभी पूछ ले तो डैट इज जापान। और अगर ऐसे पूछा जाए आपसे तो आप क्या टिक करेंगे, वहाँ पर आप टिक करेंगे किसका नाम,
किसका नाम टिक करेंगे आप? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली आती है आपके पास FAO की रिपोर्ट आई है ऑन फूड इंपोर्ट्स। ठीक है, अब इतना बड़ा डेटा जो है वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप देखिए क्या लिखा हुआ है। कहता है अकॉर्डिंग टू फूड आउटलुक बाय एनुअल रिपोर्ट ऑन ग्लोबल फूड मार्केट। ये किसने रिलीज करी है? FAO ने, फूड ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफ द यूनाइटेड नेशन द ग्लोबल फूड बिल यहाँ पे लाया गया और बोला गया है कि ये बढ़ रहा है। ठीक है, एक्सपेक्टेड टू राइज दैट इज 1.9 ट्रिलियन इन 2023 एंड अप कितना परसेंट बढ़ चुका है यहाँ पे? तो 1.5% बढ़ चुका है 2022 से। द फूड इम्पोर्ट बाय मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन इन 2023 ड्यू टू हायर कोटेशन फॉर फ्रूट्स। तो हो सकता है हमें फूड इंपोर्ट कम भी करना पड़े। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाकी सारी जगहों से ये सारी चीज़ें हमारे पास खुद ही यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे इसके बाद का, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है जो आपके लिए पेपर के लिए काम का है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद अगला वाला करंट अफेयर, नेशनल वाटर अवार्ड की बात करते हैं। कहता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या नाम है इनका? जगदीप धनखड़। आप मुझे बताएंगे कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से कौन सा आर्टिकल डील करता है? चलो मैं ये आपको बता दूं, वो आता है आपके पास आर्टिकल नंबर 63। अच्छा, ये मुझे बताएंगे आप कि ही इज द एक्स ऑफिशियो, ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, कहाँ के चेयरमैन होते हैं ये? ठीक है, तो एडिशनल इनके पास और कौन सा काम होता है आप ये मुझे बताएंगे। तो ये 4th नेशनल वाटर अवार्ड हुआ है 2022 का, कहाँ पर? विज्ञान भवन नई दिल्ली में, जिसमें टोटल 41 विनर्स थे और 11 कैटेगरीज थी। ठीक है, अगर हम बात करें जिसमें वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट की बात की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो यहाँ पर अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा राज्य टॉप कर रहा है, तो हमें याद रखना है मध्य प्रदेश, बिल्कुल याद रखेंगे आप। उसके बाद उड़ीसा आता है आपके पास और सेकंड पोजीशन में आता है, उड़ीसा गया सेकंड में, और आंध्र प्रदेश और बिहार आते हैं आपके पास थर्ड पोजीशन में। आप याद रखेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उसके बाद आता है बिहार। ठीक है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ऐसे याद रख लेंगे आप, AO है ना, हाँ, AOAB। ठीक है, AOAB, तो आंध्र प्रदेश, सॉरी M है यहाँ पे, MOAB, M मतलब यहाँ पे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आपके पास आंध्र प्रदेश और आता है आपके पास बिहार। बिहार और आंध्र प्रदेश का रैंक कितना आता है? थर्ड, और बाकी कितने का आता है वहाँ पे? उड़ीसा का सेकंड है और यहाँ पर आता है मध्य प्रदेश का फर्स्ट रैंक। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताएंगे कि मध्य प्रदेश में एक नदी है जिसे लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। तो आप मुझे उसका आंसर बताएंगे कि किस नदी को लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। और एक दो आप मुझे नेशनल पार्क भी बताएंगे कहाँ के? मध्य प्रदेश के, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, और यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ। उड़ीसा से एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन ये था कि हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, याद रखेंगे आप, यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है बहुत फेमस जिसका नाम है हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये उदयगिरी डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है, और उदयगिरी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर आता है? उड़ीसा में। तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो CDS का पेपर हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन था कि उदयगिरी में, या इस तरीके से ही क्वेश्चन था कि हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहाँ पे स्टेट नहीं पूछी थी, डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया था, तो आपको याद रखना है डेट इज इन उदयगिरी में। ठीक है, चलिए, और इसी उदयगिरी वाले से ही एक राजा एसोसिएटेड है जिसका नाम है खरावेला। ठीक है, एक राजा है उड़ीसा का फेमस जिसका नाम था खरावेला। चलिए, और उड़ीसा में ही हमारी ब्रैकिश वाटर लेक आती है, क्या नाम है उसका? चिलिका, याद रखेंगे आप। इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम दैट इज हीराकुड डैम। ठीक है, वो भी कहाँ पर आता है हमारे पास? उड़ीसा में आता है। और हीराकुड डैम कौन सी नदी पर है? तो आप याद रखेंगे महानदी नदी पर आता है। ठीक है, याद रखने वाले पॉइंट। चलिए आगे आता है इसके बाद। और उड़ीसा में आपको पता ही होगा, ठीक है, बिरसा मुंडा के नाम पर क्या बनाया गया है? यहाँ पे कलिंग स्टेडियम बनाया गया, पता है ना आप सबको। ठीक है, आगे अगली न्यूज़ पे आते हैं। अगला क्या कहता है? कहता है गांधी पीस प्राइज फॉर 2021। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ नेम्ड गीता प्रेस, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश की है, अब पब्लिशिंग हाउस है ये, इसको अवार्ड दिया गया है। किससे? एज एन अवार्ड
बॉडी ऑफ गांधी पीस प्राइज 2021। क्यों? क्योंकि इन्होंने कम्युनिटी सर्विस पे यहाँ पर काम करा है। अगर हम गीता प्रेस की बात करें तो इन्होंने बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट को बहुत काम करा है, जिसमें भगवद गीता आता है, रामायण आता है और उपनिषद आता है। गांधी पीस प्राइज फॉर 2020 किसको मिला था? बंगा बंधु के लिए मिला था। और किसे मिला था? शेख मुजीबर रहमान को। और अगर आपको पता हो तो ये शेख हसीना के पिताजी हैं। किसके पिताजी हैं ये? शेख हसीना के। और इन्हें फाउंडर ऑफ क्या कहा जाता है? इन्हें फाउंडर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या आती है आपके पास? यहाँ पे ढाका। और करेंसी क्या आती है यहाँ पे? टका। तो आपको याद रखना है ढाका में ही क्या बनी थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी। ठीक है, याद रखेंगे। और कब बनी थी ये भी तो आप याद रखेंगे, 30 दिसंबर 1906 को ये यहाँ पर बनी थी। ठीक है, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए करंट अफेयर। ठीक है, ये जहाँ तक अभी आपने कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। कहता है इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन 2023। देखो बच्चे, अब यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, इस बात को समझिए। एक तो जीतने वाले प्लेयर्स के नाम आपको याद रखना है। ठीक है, जिन्होंने जीता है उनके नाम, और वो अगर इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडिया के किस राज्य से हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर आ जाए आपके पास कि चिराग शेट्टी कहाँ से हैं या सात्विक साईराज ये कहाँ से हैं, तो आपको याद रखना है ये तो आ गए आपके पास कहाँ से? मुंबई से। ठीक है, याद रखेंगे शेट्टी तो शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी, ऐसे याद रख लो। और ये कहाँ से आते हैं आपके पास? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, ये कहाँ से आते हैं? आंध्र प्रदेश से। तो कहता है इंडियन बैडमिंटन प्लेयर जिनमें चिराग और सात्विक जो साई राजा हैं ये आते हैं, वन द मेंस डबल टाइटल men's double title at the Indonesia Open 2023 by defeating world champions Aaron Shia and Sho Woo Yuki, ठीक है, from Malaysia, याद रखेंगे। And this was Satvik Chirag's first ever men's title after the BWF tournament। अभी आप सब कुछ पढ़ लेंगे, इतना ज़्यादा आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर कितना याद रखना है वो आपको लग गया पता। अगर हम बात करते हैं इस फेडरेशन की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर। और कुआलालंपुर कहाँ पर आता है? तो आप याद रखेंगे मलेशिया में आता है। ठीक है, ये याद करने वाला है, ज़्यादा इसमें याद रखने के लिए ज़रूरत नहीं है आपको। अगला कहते हैं ग्रैंड प्रिक्स, आप सबको पता है इस न्यूज़ के बारे में भी। ठीक है, रेसिंग होती रहती है। तो कहता है डच बेल्जियम रेसिंग ड्राइवर मैक्स वर्स्टपेन ऑफ रेड बुल वॉन द फॉर्मूला F1 कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 टाइटल इन द मॉन्ट्रियल क्यूबिक, उसके बाद है कनाडा। एस्टन मार्टिन फर्नांडो एल्फांसो फिनिश सेकंड, ये सेकंड नंबर पे हैं। और अगर हम बात करें मर्सिडीज ल्यूइस हैमिल्टन, ये किस नंबर पे आते हैं? थर्ड रैंक पे आते हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेंगे। इसके साथ ही आगे आता है हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप हुआ है 2023 का। देखो क्या लिखा है, कहता है इंडिया जो मेंस फुटबॉल टीम है जिसे ब्लू टाइगर भी कहा जाता है, जिसके कैप्टन कौन है? सुनील छेत्री हैं। इन्होंने क्या जीता है? तो हीरो इंटरनेशनल कप 2023 का किसे हरा के? लेबनान को हराकर। किस कंट्री को हराकर? तो आप देखेंगे वहां पे लेबनान को। और लेबनान की कैपिटल आती है बेरूत, और यहाँ करेंसी चलती है पाउंड। क्या करेंसी चलती है यहाँ पे? पाउंड चलती है। और ये कहाँ हुआ है? तो आपको याद रखना है कलिंग स्टेडियम, जो कि कहाँ पर आता है? भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर कहाँ पर आता है? उड़ीसा में। अकॉर्डिंग टू फेडरेशन, अगर हम फीफा की बात करें रैंकिंग, एज ऑफ 6 अप्रैल 2023 क्या रैंक आता है यहाँ पर? हमारा इंडिया की फुटबॉल टीम का रैंक आता है 101। क्या आता है? 101। चलिए अगली देखते हैं। अगला आता है नेशनल रीडिंग डे। रीडिंग डे आता है कब अपने पास? 19 जून को आता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है, किसकी याद में? तो जिनका नाम क्या है यहाँ पर? पुथुलवैयल नायर पानिकर। ठीक है, पानिकर या पैनिकर याद रखेंगे, जिन्हें लाइब्रेरी मूवमेंट, मतलब जिन्हें लाइब्रेरी मूवमेंट का फादर भी कहा जाता है केरला में, इनके द्वारा, इनकी याद में ये चीज़ें क्या करी गई हैं? शुरू की गई हैं। ठीक है, उससे पहले ये केरला का रीडिंग डे हुआ करता था, पर बाद में इसे नेशनल रीडिंग डे मनाया गया है। ठीक है, अब देखिए केरला से आने वाला क्वेश्चन। केरला से एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर एक फ्रेश वाटर लेक है जिसका नाम क्या है? वेम्बनाड। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि वेम्बनाड लेक कहाँ पर है, तो आप टिक करेंगे। ये फ्रेश वाटर लेक है कहाँ की? केरला की। सेकंड आपको याद रखना है, अगर हम इसके बारे में और एक दो चीज़ों के बारे में बात करें केरला की, तो केरला की कैपिटल तो आप सबको पता है कि तिरुवनंतपुरम है, ये आपको याद ही रखना है। और यहीं पे आता है आपके पास कोची। ठीक है, याद है ना, कोची कैलीकट इधर पे आता है, जहाँ पे किसकी एंट्री हुई थी? वास्को डी गामा की
एंट्री हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे आप। और केरला में ही सबसे पहले मानसून आते हैं, ये भी आपको पता है। और केरला कोस्ट को क्या कहा जाता है? मालाबार कोस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। चलिए, अब आता है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज हुई है। तो ये कौन सा एडिशन हुआ है इसका? तो आप याद रखेंगे कौन सा हुआ है यहाँ पर। तो आप याद रखेंगे कौन सा वाला है? 19th वाला है, याद रखेंगे आप। और नाम क्या है इसका? एक्स खान क्वेस्ट। अगर हम बात करें कहाँ पर हो रही है ये, तो उलन बटर, जो कि कहाँ, किसकी राजधानी है? मंगोलिया की राजधानी है। और मंगोलिया की करेंसी का नाम है टोगरोग। क्या है करेंसी का नाम? टोगरोग, याद रखेंगे आप। इंडियन आर्मी रिप्रेजेंटेड बाय अ कंटिजेंट फ्रॉम द गढ़वाल राइफल्स, ठीक है। तो यहाँ पर किसने पार्टिसिपेट करा है? गढ़वाल राइफल्स ने पार्टिसिपेट करा है। द एक्सरसाइज को किसने स्पॉन्सर करा था? तो आप याद रखेंगे MAF एंड यूनाइटेड स्टेट, मतलब मंगोलिया वाली आर्मी ने, और उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट आर्मी पैसिफिक कमांड फीचर पार्टिसिपेशन फॉर मिलिट्री कंटिजेंट्स एंड ऑब्जर्वर्स फ्रॉम 26 कंट्रीज, जिसमें इंडियन आर्मी भी आती है, ठीक है। आर्मी डे हम कब मनाते हैं? तो याद करिए कब मनाते हैं हम? 15 जनवरी को मनाते हैं। हर साल कब मनाते हैं हम इसको? 15 जनवरी को। ये बात आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है, ठीक है। और अभी कौन है हमारे कमांडर इन चीफ? तो आप बताएंगे मुझे कौन है अभी आर्मी चीफ कौन है, तो आप मुझे बताएंगे। चलिए, अगला आता है यूनाइटेड नेशन ने BBNJ ट्रीटी को क्या कर लिया? यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। अब ये क्या न्यूज़ है, इस बात को समझिए, ठीक है। देखिए, हम सबको पता है कि जो मेराइन लाइफ है, मतलब पानी वाली जो लाइफ है, जो पानी के अंदर जीव जंतु हैं, उनकी ज़िंदगी खराब होती जा रही है हमारे ही डस्ट और पॉल्यूशन की वजह से। तो यहाँ पे इसी के बारे में बात हो रही है। यूनाइटेड नेशन ने पहला लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी करा है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन ट्रीटी, जिसे हाई सी ट्रीटी भी कहा जाता है, ताकि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, बॉर्डर नहीं, वाटर है, उसमें मेराइन बायोडाइवर्सिटी को क्या किया जा सके? प्रोटेक्ट किया जा सके। इट इज़ एन एग्रीमेंट अंडर द अनक्लॉज मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जो कि कब आया था? 1994 में। इस एग्रीमेंट को कब अडॉप्ट किया गया था? तो आपको याद रखना है, इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस हुई थी मेराइन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड। अब आप इसको तो पढ़ ही लेंगे, ठीक है। और UN का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। चलिए, अगला आता है अगर हम बात करें 193, या पढ़ लेंगे इसके साथ साथ ही, ठीक है। सारा यहाँ पे यही लिखा गया है कि फ्रेमवर्क किसके ऊपर है? मेराइन पानी को, मेराइन जो जीव जंतु हैं उनको बचाने की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। चलिए, अगला आता है आपके पास यहाँ पे 2023 का पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड, ठीक है, याद रखेंगे आप इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, कहता है सलमान रुशीद, जो कि इंडियन बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन है, ध्यान देंगे इस पे, कौन है ये? सलमान रुशीद कौन है? इंडियन बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन राइटर हैं। इनको पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड मिला है, ठीक है। किस चीज़ के लिए? तो अगर हम बात करें इनके बारे में, तो इन्होंने ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारी चीज़ें करी, जिसमें इनको थ्रेट मिला लाइफ का, इनको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा, बट स्टिल, ठीक है, इन्होंने इस चीज़ पे हार नहीं मानी है। तो 2022 पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड वाज अवॉर्डेड टू शेहरज़ाद, एन यूक्रेनियन ऑथर और म्यूजिशियन, उनको मिला था। और 2023 का किसे मिला है? तो आपको याद रखना है, सलमान रुशीद को मिला है, जो कि कहाँ से, कौन है ये? तो ये ब्रिटिश अमेरिकन राइटर हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए, अगला देखते हैं। इसके बाद अगली आती है आपके पास न्यू डेप्यूटी गवर्नर, ठीक है, ध्यान देंगे, न्यू डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट हो रहे हैं। तो कहता है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है स्वामीनाथन जानकीरमन, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग सब्सिडरीज of the SBI to the post of deputy governor of the RBI, ठीक है। तो ये किसे सक्सीड करने जा रहे हैं? महेश कुमार जैन को, जिनका टेन्योर 22 जून 2023 को क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। RBI की बात करते हैं तो आप सबको पता है RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है? मुंबई में। और मुंबई कहाँ पर है बताने की ज़रूरत नहीं है आप सबको, महाराष्ट्र में आता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। अगर हम बात करें कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल कहाँ हुई थी? 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। और एक आपको याद रखना है कि इसके 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, ठीक है। एक तो कहाँ पर है आपके पास? नासिक में, ठीक है। एक आप भूलेंगे नहीं, नासिक आ गया। नासिक के बाद अगर आप देखें तो नासिक कहाँ पर आ गया? महाराष्ट्र में। उसके अलावा देवस आ
जाएगा तो देवस आप याद रखेंगे कहाँ पर आएगा, मध्य प्रदेश में। उसके बाद मैसूर आ जाएगा, मैसूर कहाँ आएगा, कर्नाटका में। और एक आएगा सालबनी, एक क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, सालबनी। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। कहता है इजिप्शियन वॉन SDAT WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु, इजिप्ट वॉन द, इजिप्ट ने जीता ये वाला वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन, जो कि कहाँ पर हो रहा था, कब हो रहा था, 2023 में। ठीक है, किसे हराया है, मलेशिया को हराया है। और कहाँ पर हो रहा था ये, चेन्नई तमिलनाडु में हो रहा था। प्लेयर्स कहाँ से आए थे, 8 कंट्री से। कौन कौन सा, इजिप्ट, इंडिया, जापान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, और उसके बाद साउथ अफ्रीका, कोलंबो, इन सब ने भी पार्टिसिपेट करा है। पर जीता कौन है, तो आपको याद रखना है कौन जीता है, इजिप्ट जीता है। ठीक है, चलिए, और इजिप्ट में ही रही है कौन सी सिविलाइजेशन, इजिप्शियन, सबको पता ही होगा। ठीक है, ये भी अगर हम देखें तो 4 बड़ी सिविलाइजेशन में से एक है। और अगर हम बात करें तो ये कौन सी रिवर के पास है, तो हमें याद रखना है नाइल। एंड नाइल रिवर इज कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, याद रखेंगे। और लार्जेस्ट आएगा तो क्या टिक करेंगे आप, अमेज़न। और लॉन्गेस्ट आप बात करेंगे तो क्या आएगा, नाइल रिवर आएगा। ठीक है, चलिए, और एक बहुत फेमस स्टेटस भी है यहाँ पे, एक लाइन है यहाँ पे किसकी, हेरोडोटस कहते हैं कि इजिप्ट जो है, इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल। ठीक है, इजिप्ट किसका गिफ्ट है, तो इजिप्ट नाइल का गिफ्ट है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आता है बुक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर। एक जर्नलिस्ट है हमारे पास जिनका नाम क्या है, अशोक कुमार, याद रखेंगे आप, क्या नाम है उनका, अशोक कुमार भट्टाचार्य। इन्होंने एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी। हम सबको पता है भारत को आज़ादी मिलती है कब, 15 अगस्त 1947 को। अब देखिए PSSB का पेपर हुआ है अभी रिसेंटली, ठीक है, जो पंजाब का हुआ था। ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन था कि 15 अगस्त को हमारे साथ और किस देश को आज़ादी मिली थी, तो इसका आंसर था कोरिया। ठीक है, आपको याद रखना है, वहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कोरिया भी। तो आपको याद रखना है 15 अगस्त को कोरिया को भी आज़ादी मिली थी। और याद रखना है इमरजेंसी कब लगी थी, तो वैसे तो 3 बार लग चुकी है। ठीक है, याद है आपको 61, ठीक है, मतलब 62 भी लिखते हैं हम कई बारी। उसके बाद है 1972 वाली आ गई, अच्छा 1962 आ गई, 1971 आ गई, और उसके बाद एक आप लिखते हैं 1977 की, जिसे हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। तो 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है अगर हम भारत संविधान को देखें तो। एक आती है अंडर आर्टिकल 352, एक आती है अंडर आर्टिकल 352 में 4+ करेंगे 6 आएगा, हाँ 6, और उसके बाद आता है 360, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, जो 352 वाली है डैट इज नेशनल इमरजेंसी। इसके बाद आता है, इसको हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। और लास्ट आती है हमारे पास कौन सी वाली, फाइनेंशियल। और आपको याद रखना है कि आज तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ठीक है, और इस किताब को आप देख लेंगे और पढ़ के इसके बारे में समझ लेंगे। अच्छा, फाइनेंस की बात करते हैं तो हमें पता है कि एक क्वेश्चन पेपर में और बनता है कि फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल क्या है। तो आपको याद रखना है फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है 280। क्या है इसका आर्टिकल, 280। और पहला कमीशन कब बना था, तो आप याद रखेंगे 1951 में। और अभी जो बना है उसके चेयरमैन कौन है, NK सिंह है ना, NK सिंह है, नंद किशोर सिंह आते हैं इसके चेयरमैन। चलिए, हो गया ये वाला भी करंट अफेयर आपके पास। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2023 जून 20। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, आप सबको पता है। ठीक है, रिफ्यूजी बोलने का मतलब हो गया कि ऐसे लोग जो नेचुरली किसी कारण से या फिर फिजिकली किसी कारण से या फिर मैनमेड किसी कारण से एक जगह को छोड़कर, अपने हैबिटेट को छोड़कर किसी और जगह पर जाकर जाते हैं, तो उन्हें हम रिफ्यूजी कहते हैं। तो कहता है यहाँ पर कि इसे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 20 जून को याद रखना है। उनकी स्ट्रेंथ, उनके करेज को यहाँ पे याद रखने के लिए इसकी थीम क्या थी, होप अवे फ्रॉम होम। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर आता है, जिनीवा, स्विट्जरलैंड में आता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसके बारे में भी। अगला आता है तो कहता है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ वियतनाम, जो कि कहाँ पर आए हैं, इंडिया आए हैं। और इसकी अगली वाली न्यूज़ भी इसी से एसोसिएटेड है, समझना। तो हमारे मिनिस्टर, अच्छा हमारे नहीं, पहले तो उनके लिखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस
कौन है उनके, जनरल फैन वैन गियांग। एक तो उनके नाम बड़े खतरनाक होते हैं। फैन वैन गियांग जो हैं वो 2 दिनों के लिए कहाँ पर आए हैं, भारत में 2023 में। ये बायलैटरल मतलब 2 लोगों के बीच की मीटिंग है, जिसमें यूनियन मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह, मतलब याद रखना है आपको, और जो कि इंडिया के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी हैं, याद रखेंगे आप, और जनरल फैन गैन जियांग जो हैं वो इंडिया वियतनाम कॉपरेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें किस किस चीज़ में कॉपरेशन की बात हो रही है यहाँ पे, डिफेंस इंडस्ट्रीज में, मैरी टाइम सिक्योरिटी में, और मल्टीनेशनल कॉपरेशन में। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पर अगला, इसके साथ ही ये वाला आ गया। ठीक है, इंडिया ने अपने भारत की बनी हुई मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान को किसको गिफ्ट करा है, वियतनाम को गिफ्ट करा है। ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आ सकता है। और इस किरपान ने कब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था, कब, जब हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, क्या था, जनवरी 12, 1991 में। ठीक है, ये आपको साथ में याद रखना है। अच्छा, वियतनाम की कैपिटल क्या आ जाएगी, तो आपको पता ही होगा, हनोई आती है, हनोई इसकी कैपिटल आती है, और डोंग इसकी करेंसी आती है, डोंग बोला गया। ठीक है, डोंग इसकी करेंसी है और हनोई इसकी कैपिटल आती है। अगला देखते हैं, कहता है इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज करी है जिसका नाम है आग्नेयास्त्र 1। ठीक है, याद रखेंगे क्या नाम है इस एक्सरसाइज का, आग्नेयास्त्र 1, भूलना नहीं है हमें। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में भी। कहता है इंडियन आर्मी जो कि नॉर्थ कमांड है, उन्होंने इसे ऑर्गेनाइज करा है कब, 19 जून को। और कहाँ हो रही है ये, लद्दाख में हो रही है, ताकि इंडिया की जो फायर पावर सुप्रीमेसी है उसे दिखाया जा सके, उसका शोकेस हो रहा है पूरा का पूरा। और आग्नेयास्त्र का ही मतलब, अग्नि मतलब हो गया आग, और अस्त्र यस्त्र मतलब क्या हो गया, आर्म्स, तो इसका मतलब हो गया फायर आर्म्स। ठीक है, चलिए। और लद्दाख हमारे पास न्यूली बिल्ट यूटी है, कब बनी थी, 2019 में, याद रखेंगे। एक SSC का क्वेश्चन था कि हेमिस एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, याद रखेंगे आप, बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जो कि कहाँ मनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे कहाँ पर मनाया जाता है, वो भी मनाया जाता है कहाँ पे, लद्दाख में। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। यहाँ पे पश्मीना, ठीक है, क्या मिलती है, पश्मीना वुल मिलती है, जिससे पश्मीना शॉल क्या करी जाती है, बनाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे आप इस वाले 2 पॉइंट्स को भी। ठीक है, और उसके अलावा हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो भी वो कहाँ पर आएगा, आपके पास लद्दाख में ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला आता है, कहता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इंडिया में अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसका एक डाटा रिलीज हुआ है, और इंडिया का रैंक कितना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टोटल कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, 146, इसमें से इंडिया का रैंक कितना है, तो आप याद रखेंगे 127वां है, याद रखना है। इस रिपोर्ट को कौन पेश करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे क्या करता है, यहाँ पर रिलीज करता है। आयरलैंड ने टॉप करा है, नॉर्वे फिनलैंड सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आता है कलौंजी, जो कि कहाँ पर आता है हमारे पास, स्विट्जरलैंड में, सॉरी हाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हमारे पास आता है। ठीक है, चलिए। जेंडर गैप पता ना आप सबको, मैन एंड वुमेन्स आर इक्वल, इस तरीके वाला। ठीक है, आगे कहता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो यहाँ पर हुए हैं, जिसमें 12 मिलियन बच्चे जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस हुए हैं। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे इस पूरे डेटा को तो आप देखेंगे, जैसे पाकिस्तान का यहाँ पर एक एग्जांपल दिया होगा कि पाकिस्तान में बिल्कुल ना सोची हुई फ्लड का आना, ड्रॉट पड़ जाना कहाँ पर, अफ्रीका में, जिसकी वजह से 12 मिलियन बच्चे जो हैं वो क्या हुए हैं, डिस्प्लेस हुए हैं। आप सबको पता है जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो ऑटोमेटिकली क्या किया जाता है, उस एरिया को इवैक्यूएट किया जाता है, वहाँ से बचा जाता है और निकला जाता है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेंगे डेटा को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी आपके पेपर के लिए। अगला कहता है चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी। अब याद करिए गिफ्ट सिटी कहाँ पर है, तो आपको याद होगा मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड भी यहाँ पर एक न्यूज़ बताई थी कि ऑस्ट्रेलिया एक यूनिवर्सिटी यहाँ पर ओपन करने वाली थी जिसका नाम था डाइकिन, आपको याद होगा। ठीक है, जिसका नाम क्या था यहाँ पे, डाइकिन, उसी की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पर ओपन होने वाली थी। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, कहता है यहाँ पर हसमुख अधिया, ठीक है, जो पुराने यूनियन मिनिस्टर हैं और रेवेन्यू सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, ये चेयरमैन बने गिफ्ट के। अब गिफ्ट का फुल फॉर्म देखिए, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी को लिमिटेड, और ये कहाँ है, गांधीनगर गुजरात में। और हम सबको पता है कि गिफ्ट सिटी इज एन एंटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इन गांधीनगर। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलने का मतलब है बंदा इंपॉर्टेंट है जो अपॉइंट हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
कहता है मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एक्सटेंडेड द डेडलाइन। तो सोलर पार्क जो अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो चल रहा था, ठीक है, अब जो है उसका टाइम पीरियड बढ़ाया गया है। ठीक है, पहले इसका काम क्या था कि कब तक पूरा हो जाएगा, मार्च 2024 तक, बट अब इसको क्या कर दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये आप पढ़ लेंगे इसके साथ ही, ये बिल्कुल नॉर्मल सी न्यूज़ है। ठीक है, अगला आता है आपके पास द इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स फॉर इंडियन नेवी इनॉग्रेटेड इन केरला। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स को क्या करा, यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा है, मतलब उसको ऐसा कह लो कि उसको इनॉग्रेट करा है। ध्रुव उसका नाम है, ध्रुव। क्या है एक्चुअली में, इसको क्यों बनाया गया है, ताकि रियल टाइम एक्सपीरियंस देखा जा सके। हम सबको पता है कि जब शिप चलती है तो उसके साथ जो है वो विजिबिलिटी आगे की बहुत क्लियर होनी चाहिए, हमें सारा आगे पता चलना चाहिए। तो उन सब चीज़ों के लिए बनाया गया ताकि फ्लीट ऑपरेशन किए जा सकें, और जो नेवल टेक्टिक्स हैं, ठीक है, और ट्रेनिंग है, सारी चीज़ें हैं, ये करी जा सकें किसके साथ, फ्रेंडली कंट्रीज के साथ। ठीक है, चलिए अगला आता है 2023 इकबाल मशीह फॉर द अवार्ड फॉर द, याद रखेंगे आप, अवार्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। तो ललिता नटराजन हैं, चेन्नई तमिलनाडु की बेस्ड एक लॉयर एक्टिविस्ट हैं, जिनको ये अवार्ड मिला है। क्यों? क्योंकि उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अभी हम समझेंगे किसको कॉम्बैक्ट करने में। केरला में जो चाइल्ड लेबर हैं और भी जो बहुत सारी प्रॉब्लम है, जिसमें आ जाएगा आपके पास ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई, उनको ख़त्म करने का काम इन्होंने करा है। अगर हम बात करें जुदित रेविन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका काउंसिल जर्नल प्रेजेंटेड द अवार्ड। अच्छा, अब किसने इनको अवार्ड दिया ये आप देख ही लेंगे, यहाँ पे इनका नाम पढ़ लेंगे साथ में। ठीक है, आप सबको पता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जब हम बात करते हैं तो हमारे भी फंडामेंटल राइट्स में इन्हें प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पर करी गई है। ठीक है, तो आप ये साथ साथ देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इकबाल मशीह कौन है? तो इकबाल मशीह जो है वो पाकिस्तान का बॉय था। ठीक है, पाकिस्तानी लड़का था। अगर हम बात करें तो इसको बेचारे को पहले स्लेव बनाया गया, फिर ये वहाँ से भाग भी गया, पर बाद में इसको मार दिया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आपके पास अगला आता है यहाँ पे अगला आता है आपके पास न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड। अब ये अपॉइंटमेंट है, आप सबको पता है अपॉइंटमेंट वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं पेपर के लिए, कि फिनलैंड के एक नई एक इलेक्टेड पार्लियामेंट ऑफ फिनलैंड इलेक्टेड पेट्री ऑर्पो कंजर्वेटिव कोएलिशन पार्टी के हैं ये। ठीक है, इन्हें क्या बनाया गया है, पीएम ऑफ फिनलैंड बनाया गया है। इन्होंने किसे सक्सीड करा है, तो साना मरीन को सक्सीड करा है, जो कि किस पार्टी के थे, सोशलिस्ट डेमोक्रेट पार्टी के थे, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड। करेंसी कैपिटल क्या आएगी, हेलेंसिकी, याद रखेंगे आप, और करेंसी आती है, कैपिटल आती है हेलेंसिकी, करेंसी आती है यूरो। आगे कहता है एशिया का यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एशिया की यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखो अब कौन देता है इनको रैंकिंग, तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा पिछले करंट अफेयर में, मतलब पिछले वीक वाले करंट अफेयर में भी ये था। द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, जिसे रिलीज़ किया गया 22 जून 2023 को। इसके अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलुरु कर्नाटका, इसका हाईएस्ट रैंक है किसमें, इंडियन इंस्टीट्यूशन में। और अगर पूरा ओवरऑल लिस्ट देखा जाए तो कौन सा रैंक आता है, 48 आता है। अब देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे अब इसको क्या पढ़ेंगे, वैसे तो टी साइलेंट होता है इनके नामों में। सिंघुआ आ जाएगी यूनिवर्सिटी, चाइना में रैंक 1 है, याद रखेंगे। पेकिंग, फिर ये भी चाइना से आ जाएगी आपके पास। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, तो ये सिंगापुर आ गया आपके पास। हांगकांग वाली आ जाएगी आपके पास, इसको आप देख लेंगे। पर हमारी वाली का रैंक क्या है, 48 है, ये आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, और ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनिवर्सिटी को रैंक करती है, याद रखेंगे आप। ठीक है, अगला आता है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये कब मनाया जाता है, 23 जून को मनाया जाता है, ताकि सरकारी दफ्तरों का डेवलपमेंट प्रोग्रेस जो है उनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर बताया जा सके। कहता है थीम क्या थी इसकी, इनोवेटिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी इंश्योरिंग नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। तो आते हैं आज की लास्ट एक आपके पास न्यूज़ के पास, जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कब का है हमारे पास, तो कब मनाया जाता है, 23 जून को ही। ओलंपिक्स आप सबको पता है, ठीक है, इसे क्यों मनाया जाता है, ताकि देखो स्पोर्ट्स का तो सेलिब्रेशन है ही है, साथ में हेल्थ का भी हो, एंड बीइंग टुगेदर, ताकि हम एक साथ भी जुड़ें इसके साथ।
कहता है दिस डे मार्क्स द फाउंडिंग डे ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि कहाँ पे बनी थी, सॉर्बन पेरिस में बनी थी। और कब बनी थी, तो जून 23 1894 को, जब एंशियंट ग्रीक ओलंपिक्स वर रिसीव्ड बाय द एफर्ट ऑफ फ्रेंच हिस्टोरियन, जिनका नाम क्या था, बैरन पेरी दे, अब इनके नाम कितने खतरनाक है आप देख लेंगे इसको, ठीक है, काउबर्टन। इसकी थीम अगर हम बात करें तो लेट्स मूव, इसकी थीम आती है हमारे पास। और अगर हम बात करें इसमें फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, हेल्थ, इन सब चीज़ों के बारे में बात होती है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस वीक के। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।